कल जो हमने करा था कल आपको बताया गया था रिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले जो नहीं आए थे कृपया करके ध्यान से सुन लीजिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है स्कैटर होना, ठीक है, लाइट का। जैसे ये प्रकाश की किरणें आई हुई है यहाँ से आने के बाद में इस तरीके से स्कैटर होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश की किरणें आती हैं ये क्यों होता है, ये इस तरह से विभाजित क्यों हो जाती है प्रकाश की किरणें? When light rays travel from one medium to another, there is a bending of ray, which this happens because of two mediums have different refractive index. आपने ये पढ़ा था अभी तक, ये एक तरह का आपने करा था कि आप अगर ग्लास स्लैब है, यहाँ से आपकी एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे नॉर्मल बना रही है, एक्चुअल के अंदर इसको गुजर जाना था ऐसे करके, ठीक है, परंतु ये एयर है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कुछ होती है 3.8 इंटू 10⁻⁻⁷ समथिंग, वो हमने पढ़ा था। गिलास के अंदर कुछ और होती है स्पीड ऑफ लाइट, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो एयर के अंदर होते हैं वो पार्टिकल्स इतनी दूर दूर होते हैं, हर चीज़ पार्टिकल से बनी हुई है। जैसे गिलास है, गिलास एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में? इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी की वजह से जो इनके बीच में से जब लाइट गुजरती है तो वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसलिए इनकी स्पीड अलग अलग होती है। एयर के अंदर अलग होगी, वैक्यूम के अंदर अलग होगी। जब गिलास के अंदर यहाँ से ऐसे करके गुजर जानी थी, ना गुजर के यहाँ से ऐसे करके ये मुड़ जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे करके ये मुड़ गई, अब फिर लाइट फिर यहाँ से भी निकलेगी बाहर, अब निकल जाना था इसको ऐसे करके सीधा, परंतु अब ये दोबारा से अपना मीडियम चेंज कर रही है। पहले तो एयर से गिलास में घुसी, अब गिलास से दोबारा एयर में जा रही है, ये फिर से ऐसे करके मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपने एक जो ये वाली जो एग्जिट हुई इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट। क्यों? एग्जिट हो रही है इसलिए इमरजेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे। इज इट क्लियर? ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर अब क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ में एक पूरा का पूरा आवरण है एटमॉस्फेयर का। सूरज की लाइट कहीं अंतरिक्ष के अंदर से यहाँ से आ रही है। जब ये एटमॉस्फेयर एक्चुअली 7 लेयर से बना हुआ है हमारा, ठीक है, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो हो सकता है मैंने कोई मिस भी कर दिया हो, परंतु इन सभी लेयर्स की अपनी अलग अलग डेंसिटी है। डेंसिटी कहने का मतलब है इन सभी के अंदर जो पार्टिकल्स है हवा के अंदर है वो सब अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर में इमीडिएटली बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा खुले खुले होंगे। तो ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जब सूरज की किरणें इस एटमॉस्फेयर के अंदर घुसती हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि एक लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। सेम वे जब सूरज की किरणें हमारे एटमॉस्फेयर में घुसेंगी तो जब 7 अलग अलग लेयरें हैं तो उसके अंदर मल्टीपल रिफ्रैक्शन होएगा, है ना। क्या होएगा? लाइट ऐसे आ रही है, एक बार दोबारा मीडियम चेंज हुआ, फिर ऐसे डाइवर्ट हो गई, फिर ऐसे डाइवर्ट हो गई, फिर ऐसे डाइवर्ट, मल्टीपल डाइवर्जन, जैसे कि यहाँ से ऐसे डाइवर्ट हो रही है, मल्टीपल डाइवर्जन होगी। इस मल्टीपल डाइवर्जन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, because of the earth atmosphere rigid nature and so many layers, multiple refraction take place which is called as atmospheric refraction. Is it clear? हो गया clear? atmospheric refraction क्या होता है? atmospheric refraction also, अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? ठंडी हवा या गर्म हवा के ऊपर डिपेंड करता है। पोलर रीजन्स के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अलग अलग से फिनोमिना दिखाई देंगे, जैसे कि प्रकाश ऐसे लगाएगा कि प्रकाश आया ऐसे घूम के चला गया कहीं से, किसी ने टॉर्च मार दी, कुछ वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हवा क्या है? पार्टिकल से बनी ही है ना। ठंडा टेम्परेचर होगा, ये पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। गर्म टेम्परेचर होगा, फैल जाएगी पार्टिकल्स एक दूसरे के। ऐसा ही होता है ना, भाप ज़्यादा जल्दी ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे की साइड में, धुंध वगैरह नीचे की साइड में बैठी रह जाती है, ऐसा ही होता है। तो इसका भी बहुत असर पड़ता है।
ठंडी हवा, ठंडा टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर का भी बहुत फर्क पड़ता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। इज इट क्लियर? Therefore, during winter the air is cold, therefore refractive index of the air will be more, and in the summer the air is hot and therefore refractive index is less। आज जैसे कि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है और ठंड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है लाइट। ओके, इसलिए आपको सूरज की किरणें गर्मी के दिनों में चुंधियाती हुई नज़र आती हैं और सर्दियों के दिनों के अंदर आपको वही प्रकाश की किरणें, आपको एक तो पृथ्वी की स्थिति बदल गई है और दूसरा प्रकाश की किरणें, क्योंकि टेम्परेचर, स्थिति बदलने से टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाता है, तो इस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। इज इट क्लियर? अब आगे इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं, उसमें से कुछ हमने कल डिस्कस कर लिए थे, कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स। हम धरती पर रहने वाले लोगों को इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तारे कुछ झिलमिलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सुबह जल्दी सनराइज से पहले ही हमारे को एक लालक सी दिखाई देने लग जाती है और सूरज छुपने के बाद में भी वो लालक सी दिखाई देने लग जाती है, जबकि सूरज एक्चुअल में छुप चुका होता है। तीसरा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलिए। प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। फ्लिकरिंग ऑफ द फ्लेम। आग क्यों ऐसे जैसे लपटें उठती हैं, ऐसे क्यों उठती हैं? तो ये सारे के सारे है। अब ये अपीयर जो हमारा है स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से, एक आदमी, मैं सिर्फ आपको वैसे डिटेल में वीडियो देखनी है तो कल वाली देखिएगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक आदमी खड़ा हुआ है, स्टार्स का बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है। तारों का अपना खुद का प्रकाश का सोर्स होता है, जैसे सूरज भी एक तारा है, अपना खुद का प्रकाश है। लाइट इतनी दूर से आ रही है अंतरिक्ष से, सबसे पहले तो हमारे सोलर सिस्टम में घुसेगी, सोलर सिस्टम में हमारे इतने सारे प्लैनेट्स हैं, फिर अर्थ तक आएगी, अर्थ तक आते आते मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो चुके होते हैं, ओके, और फिर वहाँ से फिर हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तो और रिफ्रैक्शन होने लग जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना ये वाला। तो उसकी वजह से बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि ये वाले जो तार है कि एक्चुअल पोजीशन ये वाली है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, परंतु रिफ्लेक्शन हो के अपने पास से डेविएट होती जा रही है। जैसे इस वाले केस के अंदर यहाँ पे आना था, आई यहाँ पे है, पहुँचनी यहाँ पे थी, डेविएट हो के एक्चुअल के अंदर यहाँ मुड़ गई है। तो इसकी वजह से जहाँ तारा होता है उससे थोड़ा सा हमें ऊपर की साइड में उठा हुआ दिखाई देता है, कभी ऊपर, और हमारी पृथ्वी कॉन्स्टेंटली घूम भी रही है, एटमॉस्फेयर भी चेंज भी हो रहा है। अब कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इज इट क्लियर? एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले जो, बताओ व्हाई डज द स्टार अपीयर सनलाइट इन एक्चुअल पोजीशन, व्हाई सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये लिखने हैं आपको। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूरज दिखाई देता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर? क्यों? द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह पे धरती के ऊपर जो डेंसिटी है, घनत्व है हवा का, सेम नहीं है। गोल है धरती, कहीं पे ऊपर की साइड में, टुंड्रा की साइड के अंदर कम मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, भूमध्य रेखा पे और ज़्यादा मिलेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ हायर एंड इन सम प्लेसेस इट इज़ लेस। हायर द डेंसिटी ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी ज़्यादा डेंसिटी, जितना ज़्यादा हवा के अंदर पार्टिकल्स पास में, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो एल्टीट्यूड की वजह से हो, उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन और उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी गर्मी उतनी ही हवा के पार्टिकल्स अलग अलग दूर दूर, उतना ही कम रिफ्रैक्शन और उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? Hence the light rays from the sun has to travel a large distance to the atmosphere as the rays travel from the rarer to the denser medium। अंतरिक्ष के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, कोई पार्टिकल्स थे ही नहीं अंतरिक्ष के अंदर जब थे। जैसे धरती के अंदर एंटर करी लाइट रेस, कहीं पे तो बिल्कुल पतली हवा मिली, कहीं पे इतनी डेंस मिली कि टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो रखे थे, कहीं पे गर्मी ज़्यादा थी। तो लाइट तो पूरी धरती के ऊपर पड़ रही है ना,
तो अलग अलग मीडियम मिल गए उसको, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दे स्टार्ट बेंडिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑब्जर्वर। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं, तो इतने वहाँ से प्रकाश की किरणें आई, वो बैंड होते 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 हमारी आंखों तक पहुँची, जिसकी वजह से देयर इज अ चेंजिंग इन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन एंड दे अपीयर एट अ हायर पोजिशन देन दे एक्चुअली आर। जिसकी वजह से, इतनी बेंडिंग होने की वजह से सूरज एक्चुअल में छुप चुका होता है, परंतु ये यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ देखो ये इस तरह से, ये हमारा आदमी खड़ा हुआ है, एक्चुअल के अंदर ये हॉरिजन है, सूरज की रोशनी यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी होती है, छुपते छुपते नीचे की साइड में जा चुका होता है सूरज, परंतु हमें ये अभी भी थोड़ा सा ऊपर को ही दिखाई देता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। सेम फिनोमिना जैसे कि आप एक चम्मच को पानी में डबोएंगे तो वो अपने इस पोजीशन से ऊपर की उठी हुई दिखाई देगी, सेम रिफ्लेक्शन। ओके, द सन इज विजिबल टू अस 2 minutes बिफोर एंड सनराइज एंड 2 minutes लेटर सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये लिखना है आपको, कॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता कैसे है, एक्सप्लेनेशन ये वाली है। पेपर के अंदर रीजन 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर के अंदर अगर तुम्हारे को कुछ भी ना आए ना, तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोल देना, उसकी डेफिनेशन लिख देना, वेदर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, more the dense medium, more is the refraction and the more is the refractive index. Because of this atmospheric refraction we are able to see sunrise and sunset delayed. इतना लिख दोगे, आधा नंबर काट के सारे नंबर दे देगा। अब 1 नंबर या 1.5 नंबर के लिए स्ट्रगल क्या है, ये जो अंग्रेजी छान रखी है ना उसने कि ऐसे ऐसे है, डायग्राम है, ये एक्सप्लेनेशन। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो पासिंग का भी बता दिया, फुल मार्क्स का भी बता दिया, ऐसे याद करना है। इज इट क्लियर? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सेम चीज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के अंदर है जो मैंने बताया है, ये अंग्रेजी है, कल पढ़ लेना, अपनी वीडियो देख लेना, मिल जाएगा। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, सूरज और तारे तो अपना प्रकाश का सोर्स नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर से प्रकाश आता है तारों के केस में। तो प्लैनेट्स तो अपने घर के आसपास में ही है, पृथ्वी के आसपास में है, डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, प्लैनेट्स का अपना कोई प्रकाश है नहीं, सूरज के प्रकाश से चमकते हैं, इसके लिए होता तो है रिफ्रैक्शन, इनसे टकराने के बाद जब लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन तो फिर भी होता है, परंतु हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज़ होती है? स्कैटर का मतलब होता है लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना डेली लाइफ, throwing of light in different direction and passing through the regions of the small particles is called scattering of light. हवा प्रकाश का छितरा जाना, जैसे कि एक टॉर्च के अंदर से सारे कैसे स्कैटर हो जाती है ना, टॉर्च जलाएंगे तो चारों तरफ रोशनी जाती है, उसका छितरा जाती है प्रकाश का, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की ही वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। कौन सा होता है? टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही, और क्या बताया था आपको कि रेन ड्रॉप एक्ट एज अ प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर से। अब ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये था कि सूरज की लाइट आती है वाइट कलर की, कैसे कलर की आती है? वाइट कलर की। जब अगर ये ग्लास के अंदर से एंटर करती है तो सीधा सीधा निकल जाएगी, ठीक है, परंतु इस ग्लास को आप काफ़ी जगह से ऐसे ऐसे करके अनइवन सरफेस की तरह मोड़ दो, जैसे एक डायमंड के अंदर होता है, तब क्या होगा, यही वाइट लाइट 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? वेव ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसके अंदर रेड का के साथ में और वॉयलेट का एक मेन रोल होता है। वॉयलेट का क्या होता है? सबसे कम दिखता है, सबसे कम दिखता है। जो सबसे कम दिखता है, इसका मतलब क्या है उसका? उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? वेवलेंथ भी सबसे कम है, परंतु उसका एल्टीट्यूड वो किस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और रेड का क्या होता है? बहुत कम उड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत शार्पली और अलग से ही दिखता है। जैसे कि ये देखो, इस टी शर्ट पहनी हुई, इसका रेड कलर अलग से ही चमक रहा है ना। सेम रीज़न की वजह से, क्योंकि आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो विबग्योर होता है उसमें रेड सबसे कम उड़ता है, इसकी वेवलेंथ
इसकी सबसे ज़्यादा होती है, मुड़ता सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दूर से विजिबल होता है, इसकी वजह से ट्रैफिक लाइट रेड कलर की होती है। ओके, इसीलिए इसको डेंजर की साइन की तरह यूज़ किया जाता है। ये भी एक इसी का आंसर है। सूरज हम क्या कहते हैं, हमारा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है भाई? वायलेट कलर, 3 कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। वॉयलेट कलर जो हमारा होता है, जैसे रेड कलर सबसे कम मुड़ता है, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा मुड़ता है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। परंतु वॉयलेट और इंडिगो ये ऐसे फीके फीके कलर होती है, दिखाई नहीं देते, ठीक। वॉयलेट और इंडिगो को अगर आप मिला दोगे तो आपको ब्लू कलर मिल जाएगा। तो ब्लू कलर की अपनी एक मैक्सिमम चमक होती है, ठीक है। इसलिए वैसे तो अगर हम आसमान देखें तो वॉयलेट कलर का ही है, परंतु ये हमें दिखाई नहीं देता। कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। ओके, तो इसलिए पानी नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का पानी, इतना सारा प्रकाश पड़ रहा है प्रशांत महासागर के ऊपर से और प्रकाश की किरणें वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, तो हमारे को कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? इसका ब्लू कलर का, ब्लू पानी। आसमान ब्लू क्यों? इसकी वजह से आफ्टर विबग्योर violet and indigo have the least wavelength and bands maximum, सबसे ज़्यादा मुड़ते हैं, ठीक है। but violet and indigo are not visible colors, so their combination violet and indigo is equal to blue, that blue color reflects after them. So after refraction this water or the sky it appears blue in color. Is it clear? अंग्रेजी कहाँ से लिखनी है आपको? अंग्रेजी देखो ये भी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है? टिंडल इफेक्ट इसके बारे में लिख रखा है, ये ब्लू कलर ऑफ द स्काई का फिनोमिना है। सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनसेट एंड वाइल ड्यूरिंग सनराइज, सेम रेड कलर का कंसेप्ट, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम मुड़ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे कम मुड़ना, वो इसका रीज़न ये रहा, ठीक है। इसके ये जो आपको बता रहा हूँ अंग्रेजी वाली चीज़, ये सबके अभी आपको आ जाएंगी फ़ोटोज़, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। सेम चीज़, व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, तो व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। वाई सन अपीयर्स रेडिश, बिल्कुल सेम, छोटे से छोटा है, क्रिस्प है, और आपके इससे ज़्यादा बेटर आंसर नहीं मिलेगा। समझ में सबको आ गया? ओके, तो लाइट चैप्टर और आई चैप्टर दोनों कनेक्टेड चैप्टर हैं। इस चीज़ के अलावा आपको एक तो न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह। इज इट क्लियर? लाइट में से मैक्सिमम न्यूमेरिकल, आई वाले चैप्टर के अंदर से मैक्सिमम ये वाली चीज़। गॉट इट? आज आपको भेजा जाएगा, कल आपका लाइट प्लस में आई इज इक्वल टू टेस्ट। गॉट इट? इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, अगेन से इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल।